बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। जनाब, जब जंग होती है ना तो एक की जीत होती है और एक की हार होती है। ऐसे ही जहाँ हमारे एयरफोर्स वालों ने ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को बछाड़ा, वहाँ पर खेल के मैदान में जो साजिश की गई है ना, आय हाय हाय हाय, आपको क्या बताऊँ। मगर उसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो पूरी टीम है जनाब, इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए। उनको बता दिया कि पाकिस्तानी कितने ज़्यादा बहादुर हैं, कितने ज़बरदस्त हैं और किस तरीके से वो दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। वाह, खेल के मैदान में भी क्या जवाब दिया, फ़ज़ाओं में भी क्या जवाब दिया, तो जंग के मैदानों में भी क्या जवाब दिया। कोई हमसे टकराए तो बच के कैसे जाए। तो जनाब, बात हो रही है पीएसएल की। यस, और जिस जज्बे के साथ पीएसएल का इनेकाद हुआ, ठीक है, जो इंडिया ने जो साजिश की थी ना पीएसएल रुकवाने की, मिसाइलों से कोशिश की, ड्रोन से कोशिश की, और एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि पीएसएल को रोक कर दुबई लेके जाने की बातें भी शुरू कर दी थी। मगर उसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब जो थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको फील्ड मार्शल जो है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको तो रुजू किया और इन सब लोगों ने कौम का जज्बा जो है वो बढ़ाया और इस तरीके से जो हमारा खेल का मैदान जो है वो दोबारा आबाद हुआ। और लाहौरियों, अब जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लाहौर कलंदर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को तीसरी मर्तबा हरा कर तीसरी बार यू कैन सी के पीसीएल की फातिहा बन गई है। वाह, पीएसएल 10 के जो फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेटों से हरा दिया है ना, ये बड़ा अच्छा खेला है। और लाहौर में ये मैच खेला गया और कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है ना ये फ़ैसला भी किया था कि हम जो है ना बैटिंग का फ़ैसला करेंगे। मगर कोयटा ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में जो है ना ऑलरेडी 9 विकेट के नुकसान पर, अगर आप कहें कि 201 रन आराम से बना लिए थे। तो लाहौर कलंदर की जानिब से जो है शाहीन आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने 3 विकेटें, ठीक है, सलमान मिर्ज़ा और हारिस रऊफ़ ने 2-2 विकेटें भी हासिल की। जनाब, फिर ये भी हुआ कि लाहौर कलंदर ने 202 रन का हदफ जो है वो आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। सोचिए कितना सनसनीखेज़ और दिलचस्प मैच होगा ये। हो, तो पीएसएल के हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के हुजूर जो मैं सर्वसुजूद हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि पीएसएल की पूरी टीम जो है, उनकी दिन रात की जो एफ़र्ट मेहनत है उसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पाक आर्मी, ये रेंजर्स, ठीक है, पुलिस और इंतज़ामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जुर्रत और बहादुरी को उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया। स्टेडियम में आकर मैच देखना है और तीनों फोर्सेस की भरपूर हौसला अफजाई करने पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के एयर चीफ जो ज़हीर अहमद बाबर साहब हैं, नेवल चीफ जो है उनका भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पीएसएल 10 की जो कामयाबी है अमन की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। शायकीन क्रिकेट के जो लोग हैं उन्होंने जो जोश व खरोश दिखाया उसका कोई जोड़ नहीं था। वाकई उनमें कोई खौफ नहीं था। ग्राउंड में आए, ग्राउंड में खेले। तो उन्होंने ये भी कहा कि रावलपिंडी के जो क्रिकेट स्टेडियम की जो तकरीब थी उसमें हमले के बाद पीएसएल 10 का जो दोबारा आगाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन को जो है एक और महाज पर शिकस्त दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। तो ये बहुत ज़बरदस्त था। अब आते हैं
कि हम इस मुबारकबाद के बाद अपना ज़रा टॉपिक भी डिस्कस करें। आज का बात जब बाहमी ताल्लुकात की हो रही थी है, तो हमारे पास जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो ताल्लुकात बनना शुरू हो गए हैं, उनकी नौइयत क्या होती है, वो कैसे होते हैं, उसके हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं ज़बरदस्त पर्सनालिटी, जो कि जब जब मेरे पास शो पे आते हैं माहिर नफ्सियात भी हैं, डॉक्टर अली अजमल साहब। तो जब जब आते हैं बड़ी एलैबोरेट करके चीज़ों को यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बात करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली साहब? I'm fine, thank you। अच्छा अली साहब, आज तो पहले तो आप मुझे भी मुबारकबाद दे दें, मैं आपको भी दे दूं PSL की। जी बिल्कुल। आपको तो जैसे कोई खुशी कोई नहीं हुई। नहीं नहीं बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो तो और पूरी कौम को मुबारक हो PSL की। ये मजा है ना। ऐसे ही आज सारा दिन इसकी जो है ना सेलिब्रेशन करेंगे हम, ठीक है ना? बिल्कुल। ये एक और फतह है हमारी भाई। तो देखिए जी, मुझे ये बताएं, आज का टॉपिक है हमारा जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियां जो होते हैं, इनके ताल्लुकात होते हैं, इसकी जो नौइयत होती है वो क्या होती है, इसको ज़रा बयान कीजिएगा। देखिए, आजकल ताल्लुकात की नौइयत कुछ ठीक नहीं होती। अच्छा। क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है, इनके जो आपस में इंटरेक्शन है, इसके लिए ताल्लुकात का वर्ड यानी कि रिलेशनशिप का वर्ड वो तो बहुत पुराना हो गया है। आजकल तो नई नई टर्म्स हैं जिनको ताल्लुकात का नाम दिया जा रहा है। उसमें आप देखें ना, पहले तो रिलेशनशिप होता था, आजकल सिचुएशनशिप है, ब्रेड क्रमिंग है, सॉफ्ट लॉन्चिंग है। सिचुएशनशिप पे रुकिएगा। सिचुएशनशिप क्या होती है पहले ये बताइए। देखिए, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन आजकल काफी ज्यादा रिलेशनशिप तक सुना था कि ये चल रहा है, रिलेशन पहले होना, उसके बाद शादी होना। और वो रिलेशन वो होता है ना जो शादी के जो बाद रिलेशन होता है एक मियाँ बीवी का, वो रिलेशन मेरे ख्याल से शादी से पहले शुरू हो जाता है, उसको ये लोग शायद रिलेशनशिप का नाम देते हैं या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल असल में तो रिलेशनशिप असल में तो यही रिलेशनशिप का मतलब है कि एक दूसरे के साथ हमारा एक ताल्लुकात है, जज्बाती किस्म के ताल्लुकात। लेकिन जब आपने सिचुएशनशिप का कहा, बिल्कुल मैं उसको एलैबोरेट करता हूं, लेकिन जो बाद में मैंने टर्म्स बोली हैं, उन टर्म्स के सामने तो सिचुएशनशिप भी बेचारी लगती है। मगर सिचुएशन तो बताएं, हमें पता चले बेचारी कैसे। सिचुएशनशिप में दो लोग साथ होते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी कोई वाबस्तगी नहीं होती, कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं होती। लेकिन अच्छा। बस रिलेशनशिप की तरह ही सिचुएशनशिप होता है, लेकिन कोई एक दूसरे को कोई खास पसंद नहीं होते, कोई कमिटमेंट नहीं होती, बस टाइम पास होता है। ये सिचुएशनशिप है। उसके अलावा जो मैंने अभी इतनी सारी टर्म्स बोली, अभी आपको जब मैं ये बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आजकल हमारे बच्चों की रिलेशनशिप की क्या नौयत हो गई है कि इसको रिलेशनशिप कहना तो बहुत दूर की बात है, सिचुएशनशिप भी बेचारी लगती है इसके सामने। आप देखें कि आजकल की मॉडर्न जनरेशन में नई नई टर्म्स हैं, ब्रेड क्रमिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग, गोस्टिंग, ज़ोम्बिंग, लव बॉम्बिंग। अच्छा, इसमें अब होता क्या है आज? बिल्कुल, इसमें जी एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में हमारे होते हैं, एक शख्स के साथ रिलेशनशिप हो गया, बाकी 3 4 5 के साथ वैसे ही इंटरेक्शन है, किसी के साथ टेक्स्ट पे है। अच्छा, उसके बाद एक और फिर नई रिलेशनशिप की भी किस्म है, उसमें एक के साथ आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, और दूसरे के साथ आप देख रहे हैं कि जब इसके साथ ब्रेकअप होगा तो तब उसकी बारी। ये जी जी बिल्कुल बैकअप रखा होता है। जी जी बिल्कुल बैकअप रखा होता है, तो दूसरे के साथ सेट होना। और उसके बाद फिर आजकल नए नए मटेरियल्स आ गए हैं। हाँ। कि फलां जो है ये मैरिज मटेरियल है, फलां जी रिलेशनशिप मटेरियल है, फलां सिर्फ घूमना फिरना मटेरियल है, फलां सिर्फ जी गपशप और रोमांटिक टेक्स्ट को एक्सचेंज करना मटेरियल है। तो आजकल के जो रिलेशनशिप है, मटेरियल है ये रिलेशंस, ये इंसान जो दो एक दूसरे के साथ बना रही है, किसी को मोहब्बत हो रही है, वो आपस में एक दूसरे को एज मटेरियल भी लेते हैं। देखिए, बात ये है कि मटेरियल है तो नहीं, लेकिन जो आजकल की जनरेशन मटेरियल ले रही है। हाँ। ये आजकल के जो नौजवान बच्चे बच्ची हैं, इनकी ये टर्म्स है ना कि फलां बंदा शादी मटेरियल है, फलां। हाँ, ये सुना है, शादी मटेरियल है। शादी मटेरियल है जिसको जी शादी के लिए कंसीडर किया जा सकता है। गर्लफ्रेंड मटेरियल है, एक गर्लफ्रेंड बिल्कुल। एक बस जी बस घूमना फिरना मटेरियल है। एक बस जी चिट चैट मटेरियल है। तो देखिए, मॉडर्न जनरेशन ने ये रिलेशनशिप का किया क्या। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कसूर सिर्फ आजकल के बच्चों का नहीं है। ये एक हद तक जो जिम्मेदारी है ये इनसे पहले वाली जनरेशन पे भी आयद होती है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में किस राह पे चल पड़े। सर रुक जाए, ये जो इतने आपने मुझे मटेरियल बताए, उफ, उसके बाद एक मटेरियल ब्रेक मटेरियल भी है मेरे पास। लेट्स टेक इट। ओह माय गॉड।
अच्छा, आज हमारे पास डॉक्टर अली हैं और हम ये जो लड़के लड़की जो होती है उनके ताल्लुकात होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, उसके ऊपर बात करें। मुझे बताइए, ये जो ताल्लुकात ये बनाते हैं बच्चे बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं कि एक दोस्ती जो है वो आगे और बढ़ेगी, ताल्लुकात और बढ़ेंगे, देन फिर फ्यूचर प्लान्स पे शादी होगी, इस तरह के कोई रिजल्ट तक आती है सिचुएशन? नहीं, आम तौर पे ऐसा नहीं होता। बहुत कम कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मैच्योर लोग जो कि इस जगह पे पहुंच जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप, फिर अगला रिलेशनशिप, उसके बाद फिर ब्रेकअप, उसके बाद फिर अगला रिलेशनशिप, फिर ब्रेकअप, उसके बाद ब्रेकअप करते करते आजकल लड़के लड़कियों का दिमाग इस तरह का पहुंच गया, उस सिचुएशन में पहुंच गया है कि फिर ये ताल्लुकात बनाने के काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि धोखे मिल गए ना। अब क्या हुआ, अक्सर कहते हैं मेरा दिल टूट गया था। आजकल दिल बहुत टूटते हैं, और पहले तो एक दफा टूटता था, आजकल बाय द वे मोहब्बत भी बच्चों को बार बार होती है, और उसके बाद फिर इनके दिल भी बार बार टूटते हैं। अब जब दिल टूट गया किसी का 3-4 दफा, उसके हो गए बकौल बच्चे या बच्ची के, उसके दिल के हो गए 4 या 5 टुकड़े। अब उसने क्या करना है, अब उसने हर टुकड़ा जो है वो एक एक को देना है, बिल्कुल धोखा देना है। क्योंकि देखिए, इसमें एक चीज समझे कि मैं समझता हूं कि ये जो मोहब्बत प्यार में ब्रेकअप में ये धोखे वगैरह होते हैं ना, ये माँ के पेट से कोई धोखेबाज नहीं होता, माँ के पेट से कोई धोखा नहीं देता। होता ये कि उसको धोखे मिलते हैं, मगर जेनेटिक भी कुछ होता है, थोड़ा बहुत तो बहरहाल अब्बा ऐसा था तो बेटा भी ऐसा निकला, थोड़ा बहुत तो बहरहाल फर्क तो पड़ता बेटी है, में भी आएगा। लेकिन ज्यादातर मामलात में ऐसा ही होता है कि अब मुझे क्योंकि धोखे मिल गए, अब मैंने लोगों को भी धोखे देने हैं, फिर जिन्होंने मेरे हाथ से धोखे खाए अब वो जाके दूसरों को धोखे देंगे। तो ये इस तरह से ये चीजें चलती रहेंगी, ब्रेकअप रिलेशनशिप। आजकल ना हमारे बच्चों का मसला ये है कि रिलेशनशिप को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। समझ ही नहीं आ रही कि ये जो चीजें हैं आप लोग आग से खेल रहे हैं। ये आपका जब ब्रेकअप होता है ना, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती, आप उसको फन में तो लेते हैं, लेकिन इसके दूर रसा आपकी जिंदगियों पे असरात होते हैं और बुरे असरात होते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर साहब डिप्रेशन हो गया, क्यों क्या हुआ जी, उसने मुझे धोखा दे दिया था, अच्छा फिर मैंने पहले उसको दिया था, फिर उसने मुझे दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारा कुछ जितनी भी बेरारवी आजकल फैली हुई है हमारे माशरे में, ये किसकी वजह से हो रही है? एक लफ्ज मोहब्बत, प्यार, इश्क। ये नौजवान बच्चे बच्चियां जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने आप मगर सर देखिए, ये मोहब्बत प्यार इश्क ये सारा कुछ खुमार ये तो पहले भी हो रहा था ना। बहुत मतलब आप अगर देखें कि जो हमारी हिस्ट्री देख लें तो उधर से भी चलता आ रहा है, मगर सोशल मीडिया पे मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगता है इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। देखिए, इसकी वजह से बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ तक आपने हिस्ट्री की बात की उस पर भी मैं बात करता हूँ। देखिए, बात यह है कि आजकल हमारे बच्चे बच्चियों को इस तरह से बेरारवी के जो नहज पे पहुंचाने में हमसे पहले वाली जनरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। हम जिम्मेदार हैं, एक हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं इस चीज़ का, क्योंकि हमने अपनी यंगस्टर बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी कि बेटा बेटी ये जो आप फील कर रहे हैं ये है क्या। अभी जब हमने मोहब्बत प्यार इश्क की बात की, दिखने में कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ऑब्वियसली अच्छे वर्ड्स ही हैं, लेकिन है क्या कि हमने अपने बच्चे बच्चियों को ये बताया नहीं कि जब आप टीन एज में आते हैं या इससे आगे आपकी उम्र बढ़ती है तो कुछ जैसे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसी तरह से आप कुछ जज्बात को महसूस करते हैं। जब हम बच्चे थे, हम इस एज में थे, तो हमने भी इन जज्बात को महसूस किया, ये एक नॉर्मल चीज है। अब इसमें एक लाइन है कि इसमें बेहतर क्या है और खराबी कहां से शुरू होती है। देखिए, अगर किसी बच्चे बच्ची को उसके माँ बाप समझाएं कि ये एक नॉर्मल है, एक फितरी जज्बा है, इसको आप ग्लैमराइज और रोमांटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई पसंद है और आप उसके बारे में सीरियस हैं तो आप अपने घर वालों से बात करते हैं, उसमें निकाह का पैगाम भेजते हैं, जो भी मामलात हैं इसकी इजाजत है, हमें माशरा भी देता है, इस्लाम भी देता है। उसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं, उसमें क्या होता है, यहां तक तो ठीक है। अगर माँ बाप राजी हैं आपके इस रिलेशनशिप से शादी के मामले में तो फिर आपको शादी हो जाती है। लेकिन इसमें बात यह है, अगर माँ बाप राजी हैं, आजकल के बच्चे बच्चियां क्या समझते हैं, हमसे ज्यादा तो अक्लमंदी कोई नहीं है, हमारी जो मोहब्बत है वो ही मोहब्बत है, ये लैला मजनू की क्या मोहब्बत थी जो मुझे हुई है, मेरे माँ बाप को क्या इस चीज की समझ। लेकिन ये बच्चे ये नहीं समझते कि आपके माँ बाप भी कभी 20 साल के थे। आज जो आपको 20 साल की बेस पे मोहब्बत होगी, आपने जीने मरने के कस्में खा ली, वादे
कर लिए और माँ बाप आपको कहते हैं कि हम एग्री नहीं है, वो इस वजह से कहते हैं कि 20 साल की उम्र में किसी को देख के किसी को कुछ वजूहात की बिना पर आपने पसंद किया था, जब आपने शादी हो जानी है 30 साल की हो जाना है तब आपको आपके पार्टनर से कोई और चीज डिमांड करेंगे, 40 में कोई और चीज डिमांड करेंगे, इसी वजह से तो फिर ये रिलेशनशिप टिकते नहीं है। माँ बाप 30 के भी हुए, 40 के भी हुए, 50 के भी हुए, उनको पता है सही क्या गलत क्या। तो बच्चे बच्चियों को ये चाहिए कि ये जो अगर आप फील कर रहे हैं कोई रिलेशनशिप है, पसंद की शादी भी आपने करनी है, तो माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके उनको कन्विंस करके। एक बात। अच्छा, दूसरी बात फिजा मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, देखें इसमें अपने बच्चों को अगर हमने इस बेरारवी से बचाना है तो कुछ बुतों को तोड़ना पड़ेगा। कोई माँ बाप जो है, ये सारे जो हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं, कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा रांझा बने और उनकी बेटी हीर बने? कोई नहीं चाहेगा। कोई अगर चाहता है तो बता दे। अच्छा, अब होता क्या है, लेकिन क्या इन चीजों को हमसे पहले वाली जनरेशन ने जो ये ग्लैमराइज और रोमांटिसाइज किया है, मगर पेरेंट्स ये तो चाहेंगे ना कि उनके बच्चे जो हैं प्रॉपर एक रिलेशन में अगर होते हैं तो वो बन जाए ना, किसी रिश्ते में बन जाए, क्योंकि और उनको ये भी फील होता है कि चलो ठीक है मुस्तकबिल महफूज तो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मगर अगर उसी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो फिर एटलीस्ट इनका फ्यूचर भी बन जाएगा, क्योंकि माओ को भी फिक्र होती है बेटियों की शादी की और बेटों को भी उनको होता है, बापों को भी माओ को भी कि बेटे की भी किसी अच्छे घर में हो जाए, कहीं गलत लड़की ना फंसा के ले आए जो तंग करे आके नखरे हम कहाँ से उठाएंगे, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं। यहाँ तक तो बात ठीक है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स की रजामंदी के साथ अगर वो एग्री होते हैं तो अगर आप शादी कर लें तो पसंद की शादी से तो अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती, आपको मोहब्बत मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने ना कुछ अपने बच्चों को हिस्ट्री ने कुछ सिखा दिया है कि कुछ मोहब्बत का मतलब कोई बगावत है, मोहब्बत का मतलब है डूबना है या तरना है, रेगिस्तान में जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, जिसकी वजह से ये सारे मसले बढ़ रहे हैं। देखिए इशू क्या है, मोहब्बत या जो आप जज्बा महसूस कर रहे हैं ये मैच्योरिटी होती है, ये कंपैशन है, एक दूसरे का एहसास करना, सेक्रीफाइस करना, साथ रहने का, जिम्मेदारी निभाने का नाम है। लेकिन हो क्या रहा है, वो जी हमारे बच्चों को सॉरी टू से स्टोरी सुनाई जा रही हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस बात को मैं ऑन करता हूं। हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, शीरी फराद, ये सारे के सारे करैक्टर ये नफ्सियाती मरीज थे, ये जहनी तौर पे बीमार थे। अब आप देखें कि इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मैंने बताया कि कौन सा माँ बाप चाहेगा अपने बेटे को रांझा बनाना और अपनी बेटी को हीर बनाना? कौन चाहेगा कि वो जो जंगलों की जाके खाक छाने, रिवॉल्ट कर दे सोसाइटी के खिलाफ, खुद भी मतलब तंग हो, सामने वालों को भी तंग करे और बदनाम करे? कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। ये सारे माँ बाप हमसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी यहाँ पर। सर मुझे ये इख्तलाफ है कि अगर कोई सच्ची मोहब्बत कर लेता है, किसी को प्यार हो जाता है, किसी को इश्क हो जाता है और वो वाकई डूब चुका है, मर चुका है, वो लड़की भी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और उसकी हो चुकी है दिल से, उसको मान चुकी है कि मेरी शादी इससे होनी है, ये मेरा शौहर है, मेरा फ्यूचर इसके साथ सेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस मोहब्बत को नफ्सियाती मरीज़ कह दें, जैसे आपने हीर रांझा को नफ्सियाती मरीज़ कह दिया, आपने सस्ती पुन्नों को नफ्सियाती मरीज़ कह दिया, और मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेक मैं नफ्सियाती मरीज़ वालों के नाम करती हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं आप सब मोहब्बत करने वालों के साथ खड़ी हूँ। जितने लोग इश्क करते हैं, जितने लोग मोहब्बत करते हैं, वो नफ्सियाती मरीज़ नहीं है। सॉरी सर, ब्रेकिंग है। अच्छा डॉक्टर अली, अब ये जो सोशल मीडिया पे लड़की यूरोप से है, अफ्रीका से है, लड़का पाकिस्तान से है, इश्क हो गया, अब इश्क में वो पागलों से इधर आ जाए, पागलपन में इधर आ जाएगी, लड़का उधर चला जाएगा, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे आके फिर इश्क हो गया उनको, रिलेशनशिप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बन गया, फिर वो मज़ीद गहरा हो गया, ठीक है, फिर वो चलते चलते आगे लिविंग रिलेशन में पहुंच गया, फिर आपस में उनके जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसकी वीडियोस भी लीक हो गई। इसके ऊपर भी ज़रा नज़र डालिएगा। देखिए ये बिल्कुल एक गलत बात है, और फिर इस पे नज़रसानी की बजाय मैं थोड़ा सा क्विकली पुरानी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, उसी से ये बात रिलेटेड है। देखिए मोहब्बत करना ये नफ्सियाती मर्ज नहीं है, ये तो एक जज्बा है, एक अच्छा जज्बा है।
मोहब्बत करने वाले नफसियाती मरीज नहीं है, लेकिन मोहब्बत में ये जैसे वीडियोस वगैरह शेयर करने वाले, इस हद तक जाने वाले, वो रेगिस्तान की, सहराओं की खाक छानने वाले, ये देखिए ये नफसियाती मर्ज है। मगर ये सर मुझे लगता है ब्रेक में ना आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपने पहले कोई और बात की थी अब कुछ और। मगर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो मसला है ना जिस बात पे आप बात करें, उससे जिसको आप मोहब्बत का नाम देने के बाद कह रहे हैं ना कि नफसियाती मरीज़ हैं वो लोग, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मोहब्बत है ना वो खालिस है, वो प्योर है, वो पाक है, अच्छी है। मगर जिन ये जो वायरल करते हैं ना वीडियोस लड़कियों की, या लड़कियां ब्लैकमेल करके लड़कों की कोई ऐसी वीडियोस वायरल कर देती, ये मोहब्बत नहीं है। जी जी जी, तो फिर मोहब्बत तो साफ है ना। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं बता अली भाई भी उसको मोहब्बत का नाम सुन तो लेना। मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना वो कुछ साल पहले अपडेट हो गया था। फिर बात लग गई आपको। नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे हो गया, क्योंकि मेरी खुद मोहब्बत, मेरी खुद पसंद की शादी है, हुई है ना, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो आप नफसियाती मरीज थे। मैं देखिए मोहब्बत करने वाले नफसियाती नहीं है, यही तो बोल नहीं, लेकिन मोहब्बत में सहराओं में, दरियाओं में खाक छानने वाले, कच्चे घड़े पे तरने वाले, मजियां चराने वाले, मुझे ये बात बताएं कि कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे बच्चियां ऐसी हरकतें करें। अब इसी से जो रिलेटेड बात है, सुन लेना, मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे मोहब्बत होगी ना तो मैं सहराओं में भी जाऊंगी ढूंढने के लिए, और अगर मुझे मोहब्बत हो गई, जिससे मोहब्बत हो गई, अगर वो तकलीफ में है ना, तो मैं अपनी बस पूरी कोशिश करूंगी कि उसको तकलीफ से निकालूं, चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भागना पड़े, दौड़ना पड़े उसके लिए। अच्छी बात है। और इसी तरह यहाँ तक बात मोहब्बत की अच्छी बात है, और ख्याल करना और सेक्रीफाइस करना तो शादी के बाद भी होती है, बिल्कुल होती है, असल में शादी के बाद है। अगर शादी के बाद अब देखें कोई अगर क्या कहती हूँ मैं, नेवी में है, किसी जहाज में गए, कोई ऐसी जगहों पे कहीं फंस गए, कोई पायलट है, कहीं जहाज कहीं और लैंड करना पड़ गया, वो फंस गए, महीना 2 महीना हो गया, कोई ऐसी, तो बीवी परेशान होगी, पागल होगी, होना चाहिए, मोहब्बत में होगी उसकी। ये मोहब्बत है, बिल्कुल बीवी को पागल होना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, सेल्फलेस होना, ये मोहब्बत है। लेकिन मैं पता किस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि लड़का लड़की है ना, माँ बाप की मोहब्बत की तो कोई परवाह ही नहीं है, लड़का है पसंद आ गया, जानू मानू, रेगिस्तान की सहराओं में भी जाऊंगी, सोसाइटी को भी कुछ खातिर खान में नहीं रखा, उसके अलावा माँ बाप की भी कोई नहीं है, करियर की भी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ मोहब्बत में जी, जिसको हम कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, ये नफसियाती मर्ज है। अदरवाइज मोहब्बत एक बहुत अच्छी चीज है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप से बात करें, उनको और सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, तकाजे हैं, ये बात तो वही आगे चलते हैं। देखिए अब जो सुसाइड होते हैं, ठीक है, ये जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जान दे रहे होते हैं, जान ले रहे होते हैं, या किसी के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं वो तेरे भाभी है, हट जा, दूर हो जा, भाई उसने कुछ कहा भी नहीं होता, साथ खड़े होते, तेरी भाभी है, वो जो अजीब तरीके के जो रिएक्शंस ये जो निकल के आते हैं बाहर, इनके बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए ना, ये बेरारवी है, बिहेवियर का मसला है, और ये है वो असल किस्म का नफसियाती मर्ज। हुआ मोहब्बत के नाम पे, जैसे भी हमने बात की थी, सुसाइड कर ली, नहीं मिला तो जी सुसाइड कर ली। अब आप देखें कि किसी भी वजह से सुसाइड करना, सुसाइड हमेशा एक नफसियाती मर्ज में ही होता है, उसके अलावा कौन करता है? अब नाम उसको हम मोहब्बत का दे लें। ये जो वीडियो एक दूसरे की होती हैं, बड़े सारे मेरे पास केसेस आती हैं, बेचारी लड़कियां मोहब्बत इश्क के नाम पे जो कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, सिर्फ वही कहते हैं जिनको अंधी मोहब्बत सूट करती है। इस मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने उनको दे दी, वीडियोस दे दी। अब जब हुआ ब्रेकअप तो लड़कों ने जी वीडियो वायरल कर दी, अब लड़की को डिप्रेशन हो गया। अब आप देखिए कि जब इस हद तक किसी के ऊपर ट्रस्ट करना और इस हद तक चले जाना ना, ये होती है ज़हनी कमजोरी, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये नफसियाती मर्ज है। अदरवाइज मोहब्बत से खूबसूरत तो कोई चीज ही नहीं है। नहीं सर, आपने पहले कहा था मोहब्बत जो है ना वो नफसियाती मरीज लोग नहीं, मैंने कहा रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, ये सारे के सारे लोग ज़हनी मरीज हैं। सर मेरी बात सुने, कौन सा ससी पुन्नू ने कौन सा उनकी पिक्चर वायरल कर दी थी, या किसी और लड़के के साथ सेटिंग करवा दी थी? लैला मजनू में भी ऐसा कोई सीन नहीं था कि मजनू लैला के पीछे पागल था, मगर मजनू ने ऐसा कोई हरकत नहीं की थी कि किसी और के साथ उसकी सेटिंग करवा दी थी, या लैला उसको डिच करके निकल गई। दोनों के माँ बाप थे ना, रिश्तेदार थे, उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्ट किया, पेरेंट्स ने, कि जी हमें ये नहीं। अब मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर आज के बच्चों के पेरेंट्स भी ऐसे कहते हैं, पेरेंट्स की बात माने, पेरेंट्स को मम्मी डैडी बन के रह गए आप तो। आज के दौर में नाजरीन, अगर कोई कोट पैंट टाई लगा के बैठ जाए ना और माहिर नफ्सियात हो और वो मोहब्बत की शादी भी करे, तो वो जो है ना दिमागी मरीज नहीं है, बाकी सारे
वाह वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, बाकी नहीं, सारे मोहब्बत करने खुद वाले ने तो कामयाब नहीं, शादी नहीं, कर ली, सारे- मोहब्बत कर ली, नहीं नहीं कोट पैंट टाई लगा के बैठ गए, बाकियों को कह रहे हैं नहीं सब नहीं, नफ्सियाती सबको मरीज। तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि जो हमने मोहब्बत के करैक्टर पोर्ट्रे किए हैं ना, सर, सॉरी वो से नहीं- वो करैक्टर सर ठीक मेरी नहीं बात है। समझे, खुदा का खौफ करे, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा रही हूँ कि आप ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, मगर मैं भी अपनी जगह बहुत ठीक हूँ। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि मोहब्बत करने वाले लोग नफ्सियाती मरीज नो नो, मैं ये कह रहा हूं कि मोहब्बत में उस हद तक ये जो 2-4 करैक्टर मैंने आपको बताए, अगर कोई वैसा काम करता है तो वो नफ्सियाती मर्ज सर है। वो मोहब्बत नहीं है ना। तो फिर हमने ये सारे क्यों बनाए कोई हुए हैं? वीडियो वायरल ये कर रहा है नहीं- लड़की की, कोई लड़का ये जो है हमने ना फिर ये जो वो बदतमीजी कर रहा है, गाली दे रहा है किसी- रेगिस्तानों की खाक छानना, डूबना है या तरना सर है, वो- मरना है या सर ये वो तो करना है, मोहब्बत थी। तो और हम किसको मोहब्बत कहते हैं? तो वो तो ये लोगों तो ने उसको नफ्सियाती मरीज तो मत नहीं, कहना, नहीं। वो लोग नफ्सियाती मरीज तो नहीं थे। वो बिल्कुल थे, लेकिन मोहब्बत करने वाले नफ्सियाती मरीज नहीं है। जो आजकल कर रहे हैं, ठीक तरह से कर रहे हैं ना, वो कोई नफ्सियाती मरीज नहीं है। और खुद ने- मैं उनको हाँ हाँ बिल्कुल, खुद मजनू भी है, खुद नहीं, ने नहीं, सारा नहीं, कुछ। मैं खुद मजनू नहीं हूँ। आजकल बेसिकली के- बात यह है कि देखें, मैंने जैसे आजकल- बताया, मेरे चले मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरी बात सुने, टाइम खत्म हो गया, आजकल के लैला मजनू पे मट्टी डालें। बस मुझे एक बात समझ आ गई, कोई अगर माहिर नफ्सियात है, कोट पैंट टाई पहना है, तो वो जो है ना नफ्सियाती मरीज नहीं है, उसकी मोहब्बत सही है, बाकी सबकी नहीं, गलत है। सबकी मैं नहीं बात सबकी कर- मोहब्बत break ठीक ले, है फिर। break ले। वाह जी, वेलकम बैक। मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं अभी, और हम गर्मियों के हिसाब से जो स्किन का ख्याल रखना है वो कैसे रखेंगे उस पर बात करेंगे। और आपको पता है हम स्किन पे बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईद है, कुर्बानियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ हैं, किचन में खाना बनाना है, सारी ख़वातीन की जिम्मेदारी होती है। उसमें देखें स्किन पे बड़ा पसीना आ जाता है, सारा सारा दिन मेकअप भी करना होता है, फिर उसमें कुछ एक्नी इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर एलर्जी शुरू हो जाती है। क्या क्या और ऐसे मसाइल जो हमें स्किन से रिलेट होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर आपको डॉक्टर मरियम से कुछ पूछना है अपने स्किन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं मरियम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका लास्ट हमारा जो एपिसोड था बड़ा यादगार था, क्योंकि हमने नाइट की ड्रिप लगाई थी और दुनिया में बड़ा उसको पजीराई मिली। मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करके भी गई हूँ कहीं, तो लोग मुझे कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा, आप पहली एंकर हैं जिन्होंने लाइव लोगों के सामने कुछ करके दिखाया, बताया। लोग तो कराते हैं, छुपा लेते हैं, तो उसका फ़ायदा भी बता दें। मैंने कहा, मैंने लाइव भी बताया था कि मैं भी लगा रही हूँ, तो इसके जो भी सेशंस फिर होंगे उसके हिसाब से मैं बता दूंगी कैसे 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 ग्रेजुअली इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो नैड मैंने आपके सामने लाइव लगवा लिया था। आज हम स्किन के ऊपर बात करेंगे, तो डॉक्टर मरियम पे ट्रस्ट करती हूँ मैं, इसलिए मैंने लाइव जो है ये काम करवा लिया था। बिल्कुल फिजा, थैंक यू सो मच। आपने इतना ये बड़े करेजियस स्टेप होता है। लोगों की तो इसके साथ मिथ ही बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है ना, कि ड्रिप से अपनी रीनल फेलियर हो जाता है या लिवर फेलियर हो जाता है। ऑल्दो ये उसको सपोर्ट कर रही होती हैं कि आपको बेनिफिट देती हैं, आपको ये एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो आप और सेल रिन्यूअल के लिए बहुत अच्छा होता है कि जहाँ आपको लगता है कि आपकी एकदम से सारी चीज़ें स्टक सी हो गई हैं, तो आपको एकदम से बूस्ट मिलता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। सो इट्स वेरी गुड थिंग। और यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक बड़ा ये डिलेमा है कि अच्छी चीज़ों के साथ मिथ्स एसोसिएट कर देते हैं, और जो गंदी चीज़ें हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सस्ते इलाज, सस्ते नुस्खे और चीज़ें और इस तरह की दवाइयाँ, वो उनको हम बहुत सेफ समझते हैं, हालांकि वो ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं हमारे लिए। Really? हाँ, अच्छा, तो पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे सुनने में आता है कि अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करना है और उसको किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट नहीं करना, मिक्स नहीं करना, तो एलोवेरा डायरेक्ट किसी की स्किन पे जाए तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर सकता है किसी की स्किन को। इसमें किस हद तक किसे चाहिए, ज़रा बताइएगा। अच्छा, एलोवेरा जो है वो बहुत एक अच्छा नेचुरल सोर्स है आपका, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी सूदिंग मास्क बना के आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं। अकेला भी या किसी चीज़ के साथ? अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के साथ अगर आपने मिक्स करना है तो कोशिश करनी है कोई भी एसिडिक, यानी जैसे लेमन के साथ मिक्स करने का रवाज है, या हल्दी, इस तरह की चीज़ों के साथ ना करें। सिंपल रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, बस इस तरह की चीज़ों के साथ लगा के मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और इसके लिए कोशिश करें कि आजकल अब तो बहुत सस्ते जो है ना एलोवेरा जेल्स मिल रहे हैं, तो एलोवेरा तो सनब्लॉक भी है ना? हाँ, एलोवेरा एक नेचुरल सनब्लॉक है, और प्लस जब ये जो आजकल सन टैनिंग हो जाती है, तो उसमें सबसे अच्छा स्किन पैक आप इसके तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक अच्छा एलोवेरा जेल फ्रीज़र में रख लें, और उसको थोड़ा सा लेके चाहे आप ग्लिसरीन के साथ मिक्स कर लें, रोज़
रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लें और आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फेस पे लगाएं, डेली लगाएं। टैनिंग में भी बहुत हेल्प करता है और आपके एकदम से आके वो जो गर्मी स्किन में जमा हुई होती है उसको भी बड़ा हद तक अच्छा, कम मैं कर तो देता है। एलोवेरा खाती भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने आंवला के साथ मिक्स करके बड़ा खाया हुआ है। अभी भी कभी कभी खा लेती हूँ, मगर अब बड़ी सुस्ती हो गई, 2-3 महीने हो गए खाए हुए भी। मगर मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि मैं इसको भी बड़े मज़े से मैं खाती होती थी। मैंने इस पर दालचीनी का पाउडर छिड़क के भी खाया हुआ है। कोई मेरा टोटका किसी ने मुझे बताया था तो मैंने इस्तेमाल किया, तो कोई 10 दिन लगातार, 14 दिन का था, 10 दिन लगातार मैंने दालचीनी का पाउडर, एलोवेरा और आंवला जो होता है ना, उसको मैंने धो के अच्छी तरीके से तो उसको मिक्स करके तो ये खाया था 1 चम्मच बड़ा रोज़। नहीं, ये बहुत तीनों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारी स्किन बॉडी हेयर सबके लिए अच्छे हैं, तो आप तीनों का इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। तो हम आज आपसे बड़े नुस्खे भी पूछेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो गर्मियों के हिसाब से आपने एक तो बात बता दी कि सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इसकी एक लेयर अच्छी हो जाती है। हम ब्रेक से वापस आते हैं, कॉल्स आ रही हैं, प्लीज़ कॉल्स अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर मरियम, आपसे बहुत से लोगों ने कुछ स्किन के टोटके पूछने, कुछ मेडिकेटेड पूछने, तो हमारे साथ हैं, आप कॉल कीजिएगा ब्रेक के बाद। ओके जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मरियम से। आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, गर्मियों में क्या इश्यूज हो जाते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, ये जो पहले लोग थे इतना ख्याल नहीं रखते थे अपना, मगर अब सबको समझ आ गई है, सबको पता है हाइलुरोनिक इस्तेमाल करो तो नरम रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन। तो आप क्या कहती हैं कि गर्मियों में भी हाइलुरोनिक एसिड वगैरह कर सकते हैं इस्तेमाल? अच्छा फिजा, गर्मियों का में हमें ये लगता है कि शायद हमें गर्मियों में स्किन केयर रूटीन नहीं चाहिए, गर्मियों में भी चाहिए, और इसमें क्लिनजिंग या जो आपकी है ना मॉइस्चराइजेशन, ये ज़्यादा आपको चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। लाइक आप अच्छा एक फ़ेस वॉश और क्लिनजर रखें, और अपना एक रात का और एक सुबह का मॉर्निंग रूटीन ये आपका फिक्स होना चाहिए कि फ़ेस वॉश से अपने फ़ेस वॉश करना है, ठीक है। और वो अपनी आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। लाइक ड्राई है तो नॉर्मल वाला इस्तेमाल कर लें, और अगर एक्नी वाला ऑयली स्किन है तो एक्नी वाला जो फेस वॉश होते हैं आप सिंपल उनको लें, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सबसे बेस्ट, अगर आप एक सिंगल रूटीन रखना चाहते हैं या सिंगल एजेंट रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो आप सिंपल गीले चेहरे पे हाइलुरोनिक एसिड लगा लें। वो आपको मॉइस्चराइजर भी होता है और लॉन्गर टर्म में आपका एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम कुछ करता है। लोगों को वो मसला होता है कि वो जैसे गर्मी है ना तो पसीना भी आता है तो थोड़ी सी चिपचिप करती है हाइलुरोनिक लगाने के बाद स्किन, तो उसके लिए क्या रेकमेंड करेंगी, क्या कोई तरीकाकार आप बताएंगे? अच्छा देखो, जो वो है, यानी कि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो आप कोशिश करें कि वॉश कर लें एक दफ़ा फेस, और वही ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश इस्तेमाल करें, तो काफ़ी देर के लिए आपके पोर्स को कंट्रोल करता है कि वो ऑयल कम बनाते हैं, ठीक है, तो उससे वो साफ़ हो जाता है। और उसमें ये फिर आप नाइट रूटीन में रेटिनॉल ऐड कर सकते हैं अपनी, कि हफ्ते में 2 रातें सिर्फ आप रेटिनॉल लगा लें, क्योंकि वरना ओवर ड्राइनेस से भी फिर जो है ना स्किन ज़्यादा खिंचती है। तो फिर आप जब हाइलुरोनिक लगाएंगे तो वो कम चिपचिपा होगा। प्लस ये देखो, अगर ह्यूमिडिटी है या इस तरह से है या किचन में लगा के जा रहे हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ ने स्वेट आउट करना ही होता है आपके फेस ने, ठीक है, तो वो तो आपको चिपचिप मतलब करेगा। तो कोशिश करें उस वक्त आप सिर्फ सनब्लॉक लगा लें, ठीक है, और आफ्टर दैट धोने के बाद आप अपना फेस तो जो है अपना हाइलुरोनिक। अच्छा, और सी के बारे में बता दें, विटामिन सी थोड़ा सा वो इरिटेट कर जाता है गर्मियों में लोगों को, मोस्टली तो आप लोग रेकमेंड करते हैं ना सन ब्लॉक के साथ उसको इस्तेमाल कर लें, तो फिर कुछ लोगों को इरिटेट भी करता है बहुत ज़्यादा इस गर्मी के मौसम में, फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है? अच्छा, आप कोशिश करें कि विटामिन सी को होल्ड कर लें ड्यूरिंग समर्स, ठीक है, और उसकी जगह आप नियासिनामाइड ऐड कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो इरिटेट भी नहीं करता और ऑयल कंट्रोल हर एक की स्किन टाइप पे जाएगा। हाँ, नियासिनामाइड जो होता है सीरम जो है वो बहुत अच्छा रहता है अकेला? हाँ, अकेला रात में वो इस्तेमाल करें और डे टाइम में हाइलुरोनिक के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, और ये जो गर्मियों में हमारे पास सनब्लॉक होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, किस किस्म के रेकमेंड करेंगे? क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी हो जाएगी, खास तौर पे आपको पता है ईद भी आ रही है, तो आप ऐसा कोई सनब्लॉक बताएं जिसके ऊपर मेकअप भी टिक जाए, मेकअप हो भी जाए, बैरियर भी बन जाए, या फिर कुछ ऐसा कुछ सनब्लॉक्स भी आते हैं ना कि आप सिर्फ सनब्लॉक लगाएं तो आपकी स्किन ग्लो करना, शाइन करना शुरू हो जाती है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी होती हैं, SPF भी अच्छा होता है, ऐसा कुछ बता दें प्लीज़। अच्छा, यूजुअली जो सबकी स्किन नॉर्मल लोग जिनकी पहले ड्राई स्किन होती है उनकी भी गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, ठीक है, तो जेल बेस्ड सनब्लॉक जो हैं और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर समर्स में बेस्ट रहते हैं कि आप उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा टिंटेड में जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो मेरे पास जो है वो जेल सनब्लॉक है, उसमें BB क्रीम भी है और जेल सनब्लॉक भी है, टिंटेड सनब्लॉक है, सॉरी, ठीक है। अच्छा। तो वो आप क्या करते हैं कि वो BB क्रीम कवरेज भी करती है, प्लस आपका टिंटेड सनब्लॉक है तो वो आपको साथ साथ टिंट और बेस का काम भी प्रोवाइड करती है, तो आपके दोनों काम हो जाते हैं। मतलब आपका कंसील आधा फेस हो जाता है, कंसील भी हो जाता है, हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके ऊपर आप जस्ट अपना कोई सा भी जो यूज़ करते हैं मेकअप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें एंड दैट्स यू आर रेडी टू गो फॉर डेली पर्पस। वाओ, अच्छा, मेकअप के लिए भी जो है ना ब्रांड्स आप जो यूज़ करते हैं प्लीज़ अच्छी क्वालिटी के, थोड़े से पैसे खर्चा करके अच्छे ब्रांड्स के ले लिया करें, इतनी ऐसी बेस वगैरह ना लिया करें जो बहुत ज़्यादा खुश्क होती हैं, हैवी कवरेज होती है, मुंह को ड्राई कर देती है, उसकी वजह से भी स्किन आपकी जो है ना बहुत डैमेज होती है, ख़राब होती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बहुत थिक
ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं गर्मियों में तो वैसे ही कम इस्तेमाल करने चाहिए। स्टिक हो ठीक जाने है? वाली बेस नहीं होती, आपको पता है, मैट बहुत फिनिश heavy। करती है वो ऑलरेडी, वो फिर आपको क्या करता है कि स्किन जितनी ज्यादा ओक्लूड होगी उतनी ज्यादा वो फिर ऑयल प्रोडक्शन अब देखिए गोरे जो हैं बिल्कुल पतली सी लुमिनर बेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ठीक है, उतनी गाढ़ी बेस इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर एक तो पतली बेस होती है, उसके ऊपर भी उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें उसको मिक्स करते हैं, जिसमें वो सन ब्लॉक डाल देंगे, मॉइस्चराइजर डाल देंगे, उसको और मज़ीद पतला कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्किन के अंदर जो है ना सॉफ्ट स्मूथली वो सेट हो जाए। हमारे वहाँ ये कि केक की तरह से हैवी बेस जो है ना लगाने की पाकिस्तानियों को आदत है कि जब तक कि वो एक तो रंग को थोड़ा सा फेयर 2-3 टोन फेयर करने की कोशिश करते हैं, फिर इस तरह के मेकअप्स करते हैं, जब रात को जाके मेकअप उतारते हैं तो वो जाहिर सी बातें मलते हैं, सॉफ्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्किन पे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, तो मेकअप रिमूवल के टाइम पे भी आधी स्किन ड्राई होती है, खुश्क हो जाती है, यू नो, तो उसके बाद क्या करें, क्या चीज़ें इस्तेमाल करें कि अगर स्किन की जो कंडीशन है वो वापस आ जाए, रात को सोएं सुबह उठे तो स्किन वैसे ही सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, उसमें फिर ये है कि आप डबल क्लेंजिंग करें, पहले ऑयल बेस कोई क्लेंजर लें और उससे पहले उतारें और फिर वाटर बेस। एक्ने तो नहीं होगी ऑयल बेस? नहीं, आपने जस्ट उसे रब करके सॉफ्ट करना है मेकअप को और टिश्यू से उतार लें, वाइप कर लें, एंड देन आप फिर कोई वाटर बेस्ड अपना जो भी फेस वॉश है उससे अपना फेस वॉश कर लें, ठीक है, तो ये आपकी डबल क्लेंजिंग भी हो जाती है और स्किन साफ भी हो जाती है। और इसके बाद मैं जस्ट एडवाइस करूँगी कि आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड या ग्लिसरीन और रोज़ वाटर टोनर इस्तेमाल करें और स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। आप फील कर सुबह उठेंगे तो बहुत हद तक होगी, और साथ पानी भी पिए, ठीक है, कि रात को भी ज़रूर पानी पी के सोएं ताकि आप जब सुबह उठें तो आपकी स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड हो। वाह, अच्छा, कुछ ऐसे नुस्खे भी बता दें, कोई मास्क बता दें ऐसा जो आपको लगता है बड़ा कारआमद है अभी समर्स के लिए। अच्छा, समय में मैं फिर वही कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की एडवाइस नहीं करते, लेकिन जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन के साथ आप रोज़ वाटर ठंडा करके आप उसको रात को या ऐसे फ्रिज में रख लें और उसको कई दफ़ा दिन में आप स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा टोनर है। आपका ऑयल भी डेफिनेटली ठंडा होता है तो एकदम स्किन को सूट भी करता है और थोड़ा सा पोर्स भी श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। और नंबर 2 आई विल से कि आप जो एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा मेडिकेटेड लें और उसके अंदर अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें, ठीक है। अदरवाइज आप जस्ट इसमें जो है ना सिंपल रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें और उसको रात को लगाएं और सुबह में वॉश कर लें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्किन बहुत सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगी। कोई ऐसी ग्लोइंग ड्रिंक भी हमें बताइए ताकि वो भी हमारे पास होनी चाहिए, कोई ऐसी ड्रिंक जो आपको लगता है किसी फ्रूट से या फिर किसी सब्जियों से आपको लगे कि ये ज़रूर हमें अपनी लाइफस्टाइल में पीना चाहिए, चेंज लेकर आएगी हमारी स्किन में कुछ। अच्छा, अब आजकल जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनके अंदर लाइक वाटरमेलन है, इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो खत्म हुआ है मेरा वाटरमेलन। हाँ, तो इसमें हल्का सा काला नमक था, हाँ, नींबू था, ठीक ये है, बहुत अच्छी ड्रिंक थोड़ा है। सा शहद भी था, मीठा था जबकि वाटरमेलन, मगर बड़ा गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है वाटरमेलन। अभी मैं पी के पूरा देखा खत्म किया। आप कुकम्बर, खीरा एक जो है वो काट के या ग्राइंड करके उसका जूस भी पी सकते हैं। इसके अलावा जो पीच आ रहा है, पीच छिलके समेत, वो उसका जूस भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को बहुत शाइनी, और आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि गट हेल्थ भी बेहतर होती है और आपकी स्किन भी बहुत शाइन करती है। आहा, वाह, ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, मगर उससे पहले एक और मैं आपसे चीज़ पूछ लूँ। कुछ लोग ना अपने चेहरे को गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा स्क्रब की तरह रगड़ लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई हर्बल चीज़ से या फिर ऐसी कोई कॉस्मेटिक कोई ऐसी मेडिकेटेड कोई चीज़ लेंगे जिसमें थोड़ा सा स्क्रब होगा, कुछ होगा, तो गर्मियों में उनको लगता है कि उनके ना पोर्स खुलेंगे, साफ़ होंगे तो वो ठीक हो जाएगी सिचुएशन। तो ये जो इतना स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद स्किन डैमेज नहीं हो जाती? स्क्रबिंग अब हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। स्क्रबिंग के बजाय हम वही कहते हैं कि आप सॉफ्ट पैक्स, जो फेस मास्क हैं या शीट मास्क आते हैं, आप कोई अच्छा शीट मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्क्रबिंग, रगड़ना स्किन को और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दाने हों, ठीक है, उनको इस्तेमाल करना वो फिजिकल एक्सफोलिएटर हो जाता है और उससे क्या होती है, आपकी स्किन रप्चर होती है। जब स्किन का बैरियर फटेगा, ख़राब होगा, तो क्या होगा, स्किन के अंदर एयर भी ट्रैप होती है, डस्ट भी ट्रैप होती है और उससे भी मज़ीद वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं। तो उसके बजाय आप सिंपल क्लेंजिंग, डबल क्लेंजिंग करें। अगर आपको ज़्यादा शौक है, डबल क्लेंजिंग करें या ज़रूरत है, ठीक है, और उसके ऊपर आप अच्छा सा एक अपना सिंपल मॉइस्चराइजर लगाएं। ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह इन सब चीज़ों से पीलिंग अगर करनी है तो इनसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी घर पे बिल्कुल भी खुद से पीलिंग ना करें, ठीक है, क्योंकि ये सम टाइम ये होता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि कितनी देर लगानी है या कितनी देर अब्जॉर्ब हो गई है, और फिर आजकल जितना टेम्परेचर है और आप बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन पे एकदम से सनबर्न हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो कि एट होम ये वाले एसिड्स ट्राई करते हैं और फिर क्या होता है कि सन टैनिंग या सनबर्न के साथ आते हैं। चेहरे को
एसिड्स सनब्लॉक की आदत नहीं डालनी चाहिए। नहीं देखिए चाहिए। उन्होंने तो अपनी दुकान बेचनी है, चलानी है, वो तो आपको बोलेंगे ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। अच्छा, और वो जो आप देख रहे होते हैं ना, ये बड़े पीआर दे दे के सेलिब्रिटीज़ को, लोगों को ना ये अपने प्रोडक्ट करवा रहे होते हैं, और वो प्रोडक्ट जो है ना बहाने में वो रख दिए जाते हैं और बीच में। अच्छा, और जानबूझ के ऐसे सेगमेंट्स रखे जाते हैं, आज तुम्हारे पर्स में क्या है, हमने ये शो रखा है। अब उस पर्स में जानबूझ के जो ब्रांड वाले ने पैसे दिए ना, वो रखवा दिया जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट रखवा दिया, कोई सी भी क्रीम या कोई वो, अच्छा यार ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये तो मैंने देखी भी नहीं थी, दिखाओ यार। अब जबकि होस्ट को सब पता होता है, मगर फिल्म चला के वो प्रोडक्ट जो है बेच दिया जाता है। आम बंदे को लगता है कि भाई ये कोई बहुत ही तोप चीज़ है और ये तो इतनी सस्ती है यार, ये लेते हैं, ये तो बाहर इंपोर्टेड भी नहीं, पाकिस्तानी ब्रांड है, उसने भी तो रखी थी, वो चला रही है, हम भी लगाते हैं। ये बड़ा गलत करते हैं। इसकी वजह से देखें, लोगों ने तो अपनी दुकान बेचनी है, मगर अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड भी है ना, पाकिस्तानी ब्रांड बहुत अच्छे होते हैं, मगर वो इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को सूट करे और जिसके इंग्रेडिएंट सही हो और सही जगह से बनी हो और सही बंदा आपको रेकमेंड कर रहा हो। ताहिरा है हमारे साथ, कॉल पे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, मुझे आवाज़ कम आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिरा, क्या कहेंगी? मुझे पूछना था कि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा बाल आते हैं। अच्छा। तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा ताहिरा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि आपकी एज क्या है, ठीक है, फिर आपको क्या हार्मोनल इरेगुलेशंस हैं या नहीं है। ताहिरा, इसके जवाब दे दें बेटा। एज 80 to 90 और हार्ट इशू है। हाँ देखें, अगर हार्मोन्स इशू है ना, तो सबसे पहले आपके हार्मोन्स के टेस्ट होने चाहिए और आपको अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। PCOS आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी एक अलामत होती है कि चेहरे पे थिक बाल आना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप टाइमली इसका इलाज करें तो आप इससे बच भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप एट द होम रेमेडी करना चाहते हैं या वो, तो मायोइनोस्ट्रोल साशेज आते हैं, आप वो पी लें, उससे जो है थोड़े से हार्मोन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। दोबारा इनको नाम बता दें। मायोइनोस्ट्रोल साशे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, और फिर किसी भी डॉक्टर से पूछ के उसको दिखा के अपनी दवाई का इस्तेमाल करें, स्टार्ट करें, क्योंकि देखेंगे कि जैसे ही 1-2 महीने के बाद इनके बालों की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, हमारे पास मरियम मौजूद है और हम मरियम से पूछेंगे कि गोश्त वगैरह के साथ साथ धोने के बाद अक्सर जल्द खुश्क हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में क्या बेहतरीन तरीका है, क्या बेहतरीन कोई नुस्खा है, कोई क्रीम्स हैं जो हम लगाएं तो कर लें? अच्छा, जो सिंपल, अगर आप जब हम गोश्त धोते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद से वही कि ओवर ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, तो रात में कोशिश करें कि ग्लिसरीन, ठीक है, इस्तेमाल करें। और अगर आप ग्लिसरीन नहीं इस्तेमाल करना चाहते कि आप थोड़ा मेडिकेटेड या इस तरह से चाहते हैं, तो इमोलिएंट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, जो कि आपने लगाने होते हैं और आपका वॉल्यूम जो है ना वो रिस्टोर हो जाता है। तो लुब्रेक्स के नाम से भी आते हैं, हाइड्रेक्स के नाम से भी हैं, क्यूटासॉफ्ट, बहुत सारे हैं जो कि नॉर्मली अवेलेबल हैं और बहुत सस्ती प्राइस में हैं, अच्छी रीज़नेबल, आप बड़े आराम से उसको लेके मतलब उससे अफोर्ड कर सकते हैं और जितना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जैसे ईद आ रही है, हर एक को दिल करता है कि उसकी स्किन खूबसूरत मुलायम, अब सारी रात तो कपड़े इस्त्री करने में निकल जाते हैं, ठीक है, बच्चों की तैयारी, जूते मैचिंग, चूड़ियाँ, चीज़ें, किस किस को बुलाना है, सुबह क्या पकाना है, रात को ही जो है ना हांडियाँ आधे आधी हाफ कुक चीज़ें करना शुरू हो जाती हैं, औरतें बहुत बिजी होती हैं हर घर में। तो ऐसी कोई चीज़ जो साथ साथ वो स्किन में भी कर लें और सुबह उठे तो बहुत प्यारा सा चमकता हुआ मुँह लेके उठें? अच्छा, उसमें फेस पैक्स ही हैं अच्छे जो आप रात को लगा सकते हैं, ठीक है, जो हमने पहले भी जैसे बात की कि एलोवेरा सबसे अच्छा नेचुरल कि वो आप लें और वो लगाएं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ना क्या कर सकते हैं कि कुकुम्बर, ठीक है, और पोटैटो जो आलू है उसका, ठीक है, उसका जो जूस निकाल के आप वो लगाएं, वो ओवरनाइट या 15 to 20 मिनट्स में भी आपको बहुत शाइनिंग और टाइट स्किन कर देता है आपकी, तो आपको ज़रा एक स्किन को एकदम से बूस्ट मिल जाता है। वाह, एक मैं भी बताती हूँ, बड़ा अच्छा सा है कि एक है कि जो चुकंदर होता है ना, बीटरूट, उसका जूस निकालें, आपने भी मेरे कहने पर इस्तेमाल करना है, ये मेरा, क्योंकि मेरा भी आजमूद है, तो चुकंदर का जूस निकाल लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी कॉफ़ी डाल देनी, कॉफ़ी लाइक अगर छोटा 1 चाय का चम्मच या पूरा 1 चाय का चम्मच भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसको हल्के हाथों से स्किन को मलना है, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे
वो मेल्ट हो जाती है ना बिल्कुल कॉफ़ी पीट करते वक्त, उसी तरह से वो सॉफ्ट हो जाएगी, उसी तरह का पेस्ट बन जाएगा। उसको चेहरे पर हार्डली आपने 8 से 10 मिनट रखना, मगर सूखने नहीं देना। कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको चेहरे को ड्राई ना कर दीजिएगा, उसके बाद अच्छी तरीके से मुंह धो लीजिएगा। फिर अगर और किसी की बहुत ड्राई स्किन है तो उसको दही के अंदर डाल के इस्तेमाल कीजिएगा, यही चुकंदर के जूस को। उसके बाद वो शाइन ग्लो भी जो है ना एकदम से इफेक्ट आएगा। ये गर्मियों में भी आप ट्राई करके देखेंगे, जहाँ इतने सारे मरियम ने बताया, एक छोटा सा मेरा वाला भी इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत अच्छी हो जाती है स्किन। चुकंदर मुझे बहुत सूट करता है, चुकंदर का जूस, कोई भी चीज़, क्योंकि सेफ है ना, फराल भी लगा लेती है, तो घर में हम बना ले तो हाँ, फिर इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब चुकंदर के जूस में अल्लाह बख्शी मेरी अम्मी ना बेसन भी देती होती थी, स्कूल से आते थे ना हम लोग, तो इतनी मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, आपको पता है मेरे मुंह में इतने दाने, ये सब कुछ गर्मी के इफेक्ट में धूप में चल के जाती थी, 2 बसें बदल के जाती थी स्कूल के लिए ना, तो वो मुझे फिर मैं आती, और चलने की भी रास्ता बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं तो बस ऐसी हो गई थी कि मैं वही वाली हो गई थी, शबाना, मेरा बिल्कुल वैसा रंग हो गया था। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं एक ज़माने में बिल्कुल ऐसे रंग की थी, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करती थी। उस टाइम पे भी मुझे वो नहीं होता था, मगर ये था कि दाने शाने नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते थे सब कुछ। तो फिर यही चीज़ें कर करके ना अम्मी ने बेसन से मुंह धो, चुकंदर का जूस पिलाती भी थी, और थोड़ा सा फिर अम्मी कहती थी इसमें मिक्स करके जो लगाना है लगाओ। दूध, जो पाउडर वाला दूध नहीं होता वो भी डाल देती थी, जो चीज़ घर में निकलती थी अम्मी कहती थी। तो मैं कहती थी बड़ी सेफ होती हैं ये चीज़ें जो हमारी अम्मियाँ हमें कराती होती थी। एक्चुअल हम अब उन चीज़ों पे वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से मैं अम्मी बनी हूँ ना मरियम, मुझे अब वो फराल को करा के मुझे ऐसा फील होता है कि हम ऐसी चीज़ों पे वापस आ रहे हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक या जो पहले वाली सब्सटेंस हैं, चीज़ें हैं, वो सबसे बेहतर हैं। ठीक है, हम बस मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी एसिड्स ना डालें। ठीक है, कोई भी जैसे स्पाइसेस होते हैं कि हल्दी डाली बहुत ज़्यादा, अगर आपकी स्किन कटी हुई है या सन बर्न हुआ हुआ है और आप आके उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगा लें जिससे एकदम से आपकी स्किन इरिटेट हो जाए, तो वो फिर ज़्यादा स्किन को ख़राब कर देती है। उसमें कोशिश करें कि सूदिंग एलिमेंट्स जो आप नॉर्मल घर में अवेलेबल हैं उनसे आप कोशिश करें कि मुंह धो लें। ठीक है, और उनको फेस पैक के तौर पर लगा लें, और कोई भी ऐसी हार्श चीज़ ना लगाएं जो आपको लगे कि चुभ, और अगर आपको चुभ रही हो, या आप सबसे पहले पैच टेस्ट करना बहुत अच्छा होता है कि अगर आपने कुछ भी नया फिर भी ट्राई करना है और आपको बहुत दिल है जी हमने नेचुरल ऑर्गेनिक ही रहना है, तो आप एक पैच टेस्ट करें, कान के पीछे, बाजू पे, कहीं पे लगा के देखें। अगर आपको चीज़ चुभती है, ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल फुल फेस पे मत लगाएं इसको, और सिंपल जो है ना आप उसको वॉश कर दें। ठीक है, उसके बजाय वो ये है कि सिंपल रोज वाटर लगा लें, ग्लिसरीन लगा लेंगे, ये सबसे ज़्यादा सेफ है। आपकी स्किन कटी हो वो तब भी आप मतलब थोड़ी फट जाती है, जैसे इस तरह से ओवर रबिंग की वजह से ख़राब हो जाती है, उस पर भी आप लगाएं तो बड़ी जल्दी वो आपका बैरियर रिस्टोर कर देती है। वाह, एक कॉल है शम्स साहब की, उनको भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई। शम्स साहब क्या कहना चाह रहे थे, पूछा है किसी ने? आई एम सो सॉरी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, हम शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, हुमायूं साहब है गुजरावाला से, जी क्या पूछेंगे? हुमायूं साहब क्या पूछेंगे? अच्छा मैम, एक तो मैं आपका बड़ा फैन हूँ, और ना धूप पे जब भी बाहर निकलूँ ना तो स्किन जैसे ना जल सी जाती है, ऐसे हाल हो जाता है, ब्लैक बिल्कुल हो जाता है, और एलर्जी हो जाती है। हाँ, सुनिएगा आपके लिए, धूप में निकला न करें प्यारे से भैया, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। बताइए जी, हल बताइए। अच्छा, इसमें ये कि एक बहुत अच्छी रेमेडी है, कैलामाइन के नाम से लोशन आता है। किसके नाम से? कैलामाइन। कैलामाइन स्पेल करेंगी? CALAMINE, कैलामाइन। कैलामाइन के नाम से कैलामाइन लोशन आता है। आपको बड़े आराम से फार्मेसी से मिल जाता है, वो जरूर अपने घर में रखें। उसको शेक, इस्तेमाल करने से पहले आपने शेक करना होता है। ये वो जो व्हाइट कलर की छोटी सी शीशी पिंक है? सा कलर, व्हाइट पाउडर पिंक कलर होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे दूधिया सा होता है। अच्छा, ठीक है, तो आपने उसको शेक करना है, और शेक करके आप आके उसको जो है थोड़ा सा लेके लगा लें, लेकिन फटी हुई स्किन पे नहीं लगाना। मतलब सिर्फ अगर ड्राई हुई हुई है, रेड हुई हुई है, उस पर लगा सकते हैं। अगर कहीं से जल के फट गई है या खारिश कर लिया तो उसके ऊपर ये आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वो चुभेगा फिर आपको। तो ये कब तक लगाना है? ये आप 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हैं। इसे इमीडिएटली एक ना ठंडी से वो फीलिंग आती है, तो आपकी जो एकदम से स्किन में हीट जमा होती है वो थोड़ी खत्म हो जाती है। वाह वाह वाह। बच्चों को आमतौर पर पित्त के दाने निकल आते हैं, हाँ, और हाँ, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, पसीना आने की वजह से। एक तो सबसे बड़ी ये कि उनका पसीना साफ करें, ठीक है, मतलब उसे ड्राई करें। ठीक है, नया दें। नंबर 2 आपने क्या करना है कि कैलामाइन लोशन आप सेफली बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये हीट से एकदम से सनबर्न सा रैश सा हो जाता है, उस पर आप ये लगाएं सेफली, और बहुत अच्छा स्किन को कूल कर देता है। हाँ, अभी लास्ट टाइम पे फराल जा रही थी पेपर देने के लिए, तो जितनी उसकी बैग में किताबें कम थी तो उसके स्किन केयर की चीज़ें ज़्यादा थी, लोशन तो
पाउडर, तो ठंडा करने वाला पाउडर, तो ठंडे करने वाली क्रीम, पीठ पे पता नहीं क्या क्या लेके आ गई है। अच्छा, ये ठंडा करने वाला पाउडर भी हमारे यहाँ बहुत कॉमनली चलता है, उसके बजाय आप कैलामाइन लोशन रखें, यही रख लें। हाँ, कैलामाइन बच्चे लोशन भी रखें, सेफ है। बिल्कुल सेफ है, आप वो लगाएं। सिर्फ मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जब खारिश करके स्किन वो जैसे रप्चर फट जाती है, उस पे नहीं लगाना, अच्छा। ठीक है। उस पे यही है कि आप कोई भी सिंपल मॉइस्चराइजर लगा लें, ठीक है। और जो आप अगर और जो नॉर्मली आपकी जैसे पिदाने निकल आए हैं और बाहर से आए हैं और एकदम खारिश और वो हो रही है, उसके ऊपर आप कैलामाइन लोशन लगाएं, पाउडर मत लगाएं। मरियम, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त टिप्स के साथ आज आपका ये जो सेगमेंट है बहुत मज़ा आया मुझे करके। आपको मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सलमान फिरोज़ मेरे साथ मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे और जो हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे कुछ ऐसी प्रैक्टिस वो ज़रूर देखने वाली हैं। ख़ास तौर पे आज का शो जो है मेरा वो घर बैठी ख़वातीन के लिए है, जिनके पास ना जिम की फैसिलिटीज़ है, जिनके पास ना वक्त है, जिनके अगर कोई जोड़ों में या तकलीफ़ है, जिनको पूरी कोई ना कोई उनको इश्यूज़ रहते हैं अपने बोन से रिलेटेड, अपनी पेन से रिलेटेड, तो वो आज का शो मिस ना करें, क्योंकि हम आज उनको ये प्रॉपर लाइफस्टाइल में एक एडिशन बताएंगे कि घर बैठ के अब अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को कैसे ऐड कर सकते, वो भी सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर आप उसको बस करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें। क्योंकि एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के बगैर जो है ना, ये आपकी हड्डियाँ नाकारा हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती हैं। तो इनको हमने सुस्त नहीं बनाना है, इनको हमने हेल्दी बनाना है, एक्टिव बनाना है, जो जिस तरीके से हम यहाँ से सोचते हैं ना उसी तरीके से। अब देखिए जापान ने या नहीं चाइना ने एक आई एम नॉट श्योर, मुझे मेरी बेटी बताई थी कल कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस इजाद कर ली है जो कि आप रात को अपने यहाँ पर ऐसे लगा के सो जाएंगे और आपका जो रात भर आप ख्वाब देखेंगे ना तो वो रिकॉर्ड कर लेगा और सुबह उठ के आप वो ख्वाब देख सकते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसको बड़े बड़े लोग जो हैं इसको ख़रीदने के लिए जो है ऑफ़र कर रहे हैं अच्छे से अच्छे दामों में। अब देखते हैं ये अमेरिका के किसी हाथ में हत्ते लगेगी, मगर ये देखें कहाँ तक तरक्की कर लिए। तो दिमाग हमारा एक्टिव रहता है मगर हम जिस्मानी तौर पे माजूर हो जाते हैं क्योंकि कुछ करते ही नहीं है ना, हरकत करते हैं। तो आज हरकत में बरकत है, काम करेंगे, एक्टिव होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान भाई? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई सबसे पहले तो आप खुद बताएं आज क्या शो लेकर आए, क्या चीज़ें बताएंगे आज आप? अच्छा, आज का जो शो है स्पेसिफिकली हमने घरेलू ख़वातीन के हवाले से डिज़ाइन किया है कि घरेलू ख़वातीन जो स्पेसिफिकली जिम नहीं जा सकती, घर रहकर ही एक्सरसाइजेस करनी है, तो कौन सी ऐसी वर्जिशें जो कर सकें। अब देखें, घर के अंदर जो घरेलू खातून होती है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि सारे घर के लिए टाइम निकालती हैं, बच्चों के लुक आफ्टर, बड़ों के लुक आफ्टर, सारे घर को उन्होंने संभाला होता है, अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकालती। और वो ये भी बोलती रहती है कि जो हम कर रही हैं मेरी एक्सरसाइज ही तो है। तो प्लीज़ ये तो समझा दे लोगों को जो घर के काम है वो एक्सरसाइज नहीं है। हदीस शरीफ है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको सिर्फ तब होगा जब आपकी नीयत बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज की होगी। जब हम सारे दिन घर में चल रहे हैं उसका इतना फ़ायदा नहीं है। वैसे जनरली फ़ायदा तो है, लेकिन एक्सरसाइज का बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको चाहिए ये कि स्पेसिफिक टाइम निकाल के ये मैं जी 10 मिनट के लिए वर्जिश करने लगी हूँ। अब जो आपके जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे वो चेंज होंगे जो आप वैसे सारे दिन में एक्टिविटी कर रही हैं। तो वर्जिश के लिए सबसे पहले तो नियत करनी है कि जी मैं वर्जिश के लिए टाइम निकाल लूँ। अच्छा, वर्जिश वो होती है ना जिससे हार्ट रेट, पल्स रेट थोड़ा सा तेज होता है। एक्सरसाइजेज में भी टाइप्स होती हैं। अच्छा, कुछ ये जोन 2 एक्सरसाइज की आप बात जैसे करें, अब जिसके एक अंदर एक्सरसाइज तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी मिल गई ना। आपने देखा होगा जो 5 वक्त नमाजी बंदा है जो मस्जिद जाता है, चल के जाता है मस्जिद की अजान सुन के, आपने नोट किया होगा कि उसका पेट नहीं होगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला की तरफ से वो एक ऐसी एक्सरसाइज है कि एक तो मस्जिद के कदम चल के जाना अल्लाह ने उसमें वैसी सवाब रख दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाके नमाज पढ़ना तो ऊपर से हेड टू टो एटलीस्ट उसकी जो है स्ट्रेचेस हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे एक एक्सरसाइज का लगता है जिसमें मैं ये कहती हूँ जब नमाज में आप घुटनों पर जाते हैं, तशहुद की हालत में। माशाल्लाह आप ये देखें जैसे आप तशहुद की हालत में जाते हैं तो जो एक पैर का दर्द है वो रुकू में। और दिल करता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें, रुकने का दिल करता है ना, हर इंसान का मुझे लगता है करता होगा कि यहाँ पे जितने स्ट्रेचेस पड़ते हैं पूरी बॉडी को, ये किसी एक्सरसाइज के टाइम पे भी नहीं पड़ते। तो एक तो इस तरह की एक्सरसाइज हो गई जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नमाज में मिल गई के टाइम, प्रॉपर एंगल से पढ़नी चाहिए जी। इसके अंदर ये भी है कि लोग, अब रुकू की आपने बात की ना, रुकू गलत एंगल क्या है, ये लोग इस तरह रुकू करते हैं, कमर को कुब बना के रुकू। सर इधर थोड़ा सा करके बताइए, एंगल देख लें आपका। हाँ, अब ये गलत पोजीशन में ये रुकू है ना, इस तरह आप करके कर रहे हैं।
अब सही पोजीशन क्या होना चाहिए कि आपकी कमर सीधी रहेगी, अगर ये वाह, अगर कमर सीधी होगी तो आपके सारे नीचे से ऊपर खिंचाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप कमर इस तरह करेंगे तो वो आपका आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्शन का पोस्चर बनेगा, खराबी रहेगी। इसलिए जब भी रुकू करना चाहिए कोशिश करें ध्यान सामने नीचे की तरफ, वो पाँव की तरफ, और कमर आपकी इस तरह सीधी होनी चाहिए। जितनी कमर सीधी होगी उतना आपके लिए पोस्चर बेहतर है, आपके लिए आसानी है। नमाज के लिए हर सारी एक्टिविटीज के अंदर आप अभी अगर भी सही कितना आराम एकदम से आया ना दिल्ली। मसल रिलैक्स हो जाते हैं। वाकई। अच्छा, ये हो गई जोन 1 की एक्सरसाइज, नहीं। इस तरह की। हाँ, ये वो वाली ये तो अब नमाज के वाले से बात कर रहे हैं ठीक है। अब हम सोचते हैं वो घरेलू खातून जो घर से बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर उसके पास टाइम भी नहीं है, इस चीज को देखते वो कौन सी ऐसी वर्जिशें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चीज आती है कि घर के अंदर ये एक है किचन की एक्सरसाइज, ठीक जो है, आपने किचन में लाजमी उसको करनी है। बताने से पहले कुछ कॉल भी है हमारे पास, बहुत जी। सारी हैं, मगर हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रोग्राम में शामिल कर ले। जी कौन है हमारे साथ? उज़मा लाहौर से हैं जी। उज़मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का, ठीक है। तो उनके नीचे वाली जो लेग है ना उसमें पेन बहुत होती है, थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं वो तो उनमें थकावट हो जाती है। ठीक है, और ऑपरेशन से पहले भी उसी टांग में दर्द थी? जी जी, ऑपरेशन से पहले जो राइट साइड थी ना उसमें ज्यादा थी, टांगों पे वजन नहीं पड़ता था। ठीक है। लेकिन अब ये ऑपरेशन के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी वह टांगे वही ऐसी हैं कि भाई दर्द होती है उनमें, जरा सा चलते हैं तो फिर पेन होना शुरू हो जाती है। आपने ऑपरेशन के बाद उनकी फिजियोथेरेपी करवाई थी? जी, जो उन्होंने वर्जिश वगैरह बताई थी वो हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वो। अच्छा, इसमें इस तरह है कि एक एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेशेंट घर में खुद करता है, सर्जरी के बाद कुछ एक्सरसाइज, कुछ देर की रिहैब बड़ी ज़रूरी है करवाना। उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी भी अपने घर के आसपास किसी अच्छे फिजियो से कुछ देर की रिहैब करवाएं। कितनी देर की? कम से कम भी 2 से 4 मंथ उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट ने खुद करवाए, चाहे घर बुला के करवा लें, चाहे आप थेरेपी के किसी अच्छे क्लिनिक में जाके करवा लें। लेकिन ये है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में एक्सरसाइजेज करवानी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जो टांग में दर्द आ रही है ये इस चीज़ की निशानी है कि नर्व के ऊपर, नस के ऊपर दबाव अभी भी मौजूद है, वो ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन से जो मौजूदा दबाव था वो तो उन्होंने हटा दिया, जो नस के ऊपर दबाव आ रहा था वो उन्होंने कम कर दिया, लेकिन जो पट्टे कमज़ोर रह जाते हैं वो बग़ैर फिजियो की एक्सरसाइजेज के नहीं ठीक होंगे। तो मेरी बहन ये मशवरा है कि आपको चाहिए कि उनको कुछ देर फिजियोथेरापिस्ट की सुपरविजन में उनकी थेरापी करवाएं, वो फिर स्पेसिफिकली जो सी एक्सरसाइजेज उन्हें ज़रूरत है वो करवाएगा, बेहतरी आ जाएगी। लेकिन कम से कम 2 से 4 मंथ अभी भी आपको करवानी पड़ेगी अगर उनकी जान छुड़वानी है तो। ओके, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितनी एक्सरसाइज हैं जो आपने आज बतानी है अपनी फैमिलीज में जो औरतें हैं उनको। अच्छा, सबसे पहले तो हाउस वाइफ्स के लिए होता ही है कि घरेलू खवातीन जब सारे दिन में घर के काम वगैरह कर रही होती हैं तो उनका पोस्चर खराब हो जाता है, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब कोई भी सूट जो पहले उन्हें पूरा आता था पूरा भी नहीं आता और उसके कंधे भी गिरे गिरे नजर आते हैं। तो अपने शोल्डर्स को खूबसूरत बनाने के लिए, शोल्डर की मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी चीज़ आप हाथ में पकड़ सकते हैं। इस टाइम बोतल थी, बोतल पकड़ ली, मोबाइल ले लें, या किचन में है तो बेलना ना पकड़ सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि एक हाथ से ये ऊपर से ऐसे नीचे लेके जाना है, फिर ये नीचे से ऊपर लेके जाना है, ये। अच्छा, आप ये जब करेंगे ना आपको फील होगा कि एक साइड दूसरी साइड से टाइट है हो रही है। तो आपने कितनी स्पीड में करना है बताते स्पीड नहीं है इसके अंदर स्पीड नहीं है। आपको बस जो चीज टाइट लगे उस पर जरा सा रोकें, लेकिन 1 मिनट के लिए इस एक्टिविटी को करें। और कमर की स्ट्रेच पूरी टाइट पीछे की तरफ कमर पूरी रखनी है। सीधी रखनी है और आप सिर्फ एक साइड से कर रही हैं, दूसरी साइड से भी करें। अच्छा। अब दूसरा हाथ ऊपर से नीचे ये की नहीं तरफ, जाएगा, ये मेरा देखिए। एक हाथ टूटा हुआ है। हाँ, ये स्टिफ है तो नहीं, इसकी स्टिफ नहीं, मोबिलिटी वो फ्रैक्चर्ड है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक हाथ ऐसे होता है तो दूसरा हाथ मेरा ऐसे नहीं होता। यहाँ पे मेरी ज्वाइंट टूट गया था बांग्लादेश में, तो मैं टुंडी भी हूँ। अच्छा, लेकिन वो उसके बाद वो कराते हैं ना, वो आपको पता है जो आप Rehab वो करवाते हैं। हाँ, वो मैंने जी, नहीं जी, करवाई थी। अच्छा, इस एक्टिविटी के अंदर कोनी कितनी यूज नहीं हो रहा है, ये शोल्डर की मोबिलिटी यूज हो रही अच्छा। है। तो ये आपके शोल्डर भी स्टिफ है जिसकी वजह से आप ये सही नहीं कर पा रहे। आई दिखाएं जी, दिखाएं तो पता चलेगा ना। नहीं जा रहा, देख। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी तो ये बेहतर हो जाएगा, शोल्डर्स की आपकी मोबिलिटी बेहतरी की तरफ आएगी। अच्छा, तो ये बेहतर हो जाएगा। ये बेहतर आपको हो लग रहा है जाएगा। ये मेरा शोल्डर वाला मसला। शोल्डर की वजह से, शोल्डर की स्टिफनेस की वजह से पीछे नहीं जा रहा। दोबारा देखते हैं, 1 मिनट। ओ, वाकई, ओ यस, इधर है। तो
अब ये एक्टिविटी वो है कि थोड़ी थोड़ी करके आप बढ़ाएंगी और 1 मिनट के लिए सारे दिन में करेंगे, किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं रोज करूं? रोज करें, और ये हर हाउस वाइफ के लिए जरूरी है। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। काम के बंदे हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथनिंग की आप एक्सरसाइज पे कोई दुआ है? हाँ जी, अल्लाह का फजल है। कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये शुरुआत में मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ये होना स्टार्ट हो जाएगी। रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ ही घर में अपने बेड के पास जमीन पे आपने इस पोजीशन पे आ जाना है। अच्छा। बाजू सीधे कड़ा के रखने हैं, टांगे सीधी कड़ा के रखनी है और वजन आपका पंजों के बल ओके, ये ऐसे मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि औरतों के लिए है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। पाँव थोड़ा सा खोल लें। पाँव नहीं ज्यादा, हाँ बस ठीक है, आप सही ओके। रखें। अब पंजों आप को हल्का सा हाँ। पीछे होंगी, ओके, पीछे हुई। अब आगे को इस तरह जाएंगे कि आपका चेहरा ये ऊपर की तरफ, ओके, अच्छा ऊपर, ठीक है। फिर वापस जाएंगे, कमर भी नीचे करनी है। कमर भी नीचे करनी है, फिर वापस ऊपर आएंगी, ये। अच्छा, इससे हो ये रहा है कि सारे रीढ़ की हड्डी के मसल्स आपके मजबूत हो रहे हैं, सारी कमर के आपके मसल्स मजबूत हो रहे हैं। अब वो लोग जिनको शोल्डर में पेन है वो बड़े एहतियात से करेंगे, स्लो करें, इसमें स्पीड का काम नहीं है। जितना स्लो करेंगे उतना आपके लिए इजी है। हमने बस स्ट्रेच झटका नहीं कितनी देर लगना करना है? इसमें स्ट्रेच पे होल्ड नहीं रखना, सिर्फ आपने एंड रेंज तक जाना है, वापस आ जाना है, सिर्फ ये काम करना है। ये भी अच्छी थी। अच्छा, इससे आपके शोल्डर के मसल मजबूत होंगे, ओवरऑल आपकी स्पाइन की हेल्थ बेहतरी की तरफ आएगी, और सारे मसल मजबूती की तरफ आखिरी आएंगे। कोई जल्दी से बता दो, रात इसी सोने पे से बाय बाय पहले, हमारी तरफ से आखिरी देख लें। रात सोने से पहले इस पोजीशन में आप आएंगी और इस तरह आपने दोनों पाँव को मूव किया। इसको 90-90 स्ट्रेच कहते हैं। इस पोजीशन में मूव ठीक किया। है। सारा दिन खड़े रहने से हिप में पेन होती है, कमर में पेन होती है, आपको कभी भी हिप की पेन नहीं होगी। ये सारा जोड़ आपका नरम होगा, हिप की मोबिलिटी बेहतर होगी। कमर सीधी रखनी है हाँ, बस। थोड़ा सा ज्यादा इसको खोलने ऐसे। ठीक है। अच्छा, घुटने को जमीन पे लगाना है। घुटने को जमीन हमारी पे तरफ से खुदाफिज। और ये लास्ट एक्सरसाइज ही हम बता सके थे, फिर दोबारा डॉक्टर सलमान को बुलाएंगे और फिर मजीद एक्सरसाइज, जब तक आप ये कीजिए। बाय।